तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? सब अच्छे ही होंगे, पढ़ाई आपकी बेहतर चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई आगे जारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी टॉपर बनना है। तो ये सफ़र तो ऐसे ही नहीं छूटेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों हम लेक्चर नहीं डाल पाए, इसका हमें अफसोस है, क्योंकि कुछ काम ज़्यादा था और आगे भी 2-4 दिनों के लिए ऐसा ही हो सकता है, मे बी बीच में पॉसिबल है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, हम थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सारे लेक्चर जितनी भी थ्योरी है, जितने भी डेरिवेशंस हैं, वो आपके जल्द से जल्द क्लियर किए जाएं। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था चुंबकीय बल की व्याख्या करना, जिसमें से हम लोगों ने सीखा था किसी आवेश पर चुंबकीय बल कैसे कार्य करता है। गतिमान आवेश पर वो वृत्तीय पथ पे घूमने लगता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण को भेजा जाए तो वो वृत्तीय पथ पर घूमने लगता है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है, उसका आवर्त काल कितना होता है, और आवर्त काल उसके वेग पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है कि नहीं है, कितना है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। ठीक है, किसी तार पर, किसी चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात किया गया था। कोई चालक तार है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था। तो मुझे लगता है वो सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अभी जाकर के भी उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो अभी नहीं जाइएगा, अभी इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लें, या फिर ना समझ में आए तो फिर जा भी सकते हैं, पहले उस लेक्चर को देखेंगे, ये आपके यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ में नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि खुद से बनाई हुई नोट्स सबसे अच्छी होती है। अगर फिर भी आपकी अंदर आलस भरा पड़ा है तो आप पीडीएफ नोट्स और ये पैनल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यस, माय नेम इज आनंद अवस्थी एंड दिस इज योर एंड ओनली योर क्यूट सा चैनल संकल्प वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं फिजिक्स में ये टॉपिक था, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल क्या होगा। ठीक है, दो समांतर धारावाही तार हैं, उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका डेरिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन बातों का बड़ा ध्यान से सुनिएगा। डेरिवेशन को आज हम लोग ये डेरिवेशन कर लेंगे और एक आधा सवाल भी इससे रिलेटेड लगा लेंगे, और इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो अभी आपको पढ़ाया गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर आपने देखे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जितने से भी रिलेटेड, मतलब बायो-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, इन सबसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं पार्ट वाइज लेकर के आऊंगा। न्यूमेरिकल पार्ट 1, न्यूमेरिकल पार्ट 2, न्यूमेरिकल पार्ट 3, ऐसे करके मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। वो किसी स्पेशली बुक से नहीं होंगे, मतलब हर एक बुक से, जितना भी आपके अनसॉल्व्ड से मैं क्वेश्चन उठा सकता हूं, जो आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो, वैसे क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊंगा। तो बहुत बेहतर होगी वो सीरीज, उनसे भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल देखेंगे तो डेरिवेशन पे भी कुछ असर जरूर पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल का मान कितना होता है, इसका डेरिवेशन करने वाले। दो समांतर दो समांतर धारावाही धारावाही चालकों, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लिख लो, छोटा हो जाएगा। तारों के बीच चुंबकीय बल, तारों के बीच चुंबकीय बल, ठीक है, तारों के बीच चुंबकीय बल आप किसी भी बुक में है देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन किया गया होगा। किन्हीं भी
दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। ठीक है, हमें आज जो फाइंड आउट करना है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर पैरेलल, यहां पर ये भी लिखना था पैरेलल। ठीक है, ये लिखना है टू पैरेलल क्योंकि समांतर है, पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ये हमें प्यारे बच्चों आज डेरिवेशन करना है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कैसे? दो समांतर धारावाही तार हैं। क्या है? दो समांतर धारावाही तार हैं, दो समांतर धारावाही तार। तो दो समांतर धारावाही तार कुछ इस प्रकार से हैं, एक ये तार हो गया, दूसरा ये तार हो गया। हालांकि ये इनफाइनाइट वायर भी हो सकते हैं, इनकी जो लेंथ है प्यारे बच्चों वो इनफाइनाइट हो सकती है, हम इनफाइनाइट ही मान ले रहे हैं, लेकिन तार का नाम अलग अलग जरूर दे देंगे। ये तार है प्यारे बच्चों PQ और ये तार है RS। दो तार हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है और इन्हीं तारों के बीच हमें लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। तो माना दो समांतर धारावाही तार या चालक जो एक दूसरे के समांतर हैं और जिनमें क्रमशः I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। मान लिया दोनों में क्रमशः I1, ये I1 व इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्रमशः I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों के जो बीच की प्यारे बच्चों जो दूरी है वो मान लिया स्मॉल r है। दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है? तो स्मॉल r है। तो हमें इनके मध्य या कह लो एक तार दूसरे तार पर कितना चुंबकीय बल लगा रहा है, कितना चुंबकीय बल उत्पन्न कर रहा है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। अगर इसमें इस करंट कैरिंग वायर में ये एक तार है, इसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा होगा तो उस पर बल कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में चालक रखा है वो भी धारावाही चालक, तो उस पर लगेगा कि नहीं बल। ध्यान से समझो, इस तार के चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक आ गया तो इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? चुंबकीय क्षेत्र के भीतर धारावाही चालक हो जाएगा ना, तो ये बल की हमें गणना करनी। या फिर कह लो ये धारावाही चालक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक पर लगने वाले बल का मान बताना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से लेक्चर को समझेंगे। क्या है, जितना भी आपको सपोज करके वो जो लिखने वाला काम है वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हम डेरिवेशन में अगर लिखेंगे तो वो लेंथी वीडियो भी होता है और अनावश्यक भी है ना? वो आप समझिए। क्या है, यहां पर ये जो दो तार हैं, जो दोनों तार हैं प्यारे बच्चों, तार PQ व RS, ये दो वायर लिए हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। ठीक है, समांतर है, समांतर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन टू वायर PQ एंड RS, इनके बीच की दूरी क्या है? तो इनके बीच की जो दूरी है, जो PQ और RS के बीच की दूरी है, PQ व RS के बीच की दूरी, RS के बीच दूरी जो प्यारे बच्चों है वो कितनी है? बराबर स्मॉल r है। PQ तार और RS तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? तो PQ में धारा, ठीक है, PQ में धारा बराबर I1 एंपियर है, I1 एंपियर। और RS तार में धारा, RS में वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? करंट जो फ्लो हो रही है वो I2 एंपियर है। इतनी बात क्लियर है, I2 एंपियर है। ठीक है, अब अगर ये ठीक, चलो बात सर मान गए, इतने तक तो कैलकुलेशन हमें अभी बातें समझ में आ रही हैं। अब हमें इस पर अगर चुंबकीय बल निकालना है तो सोचो इन दोनों तारों के कारण एक दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, पहले ये देखना है। तो आप जरा यहां पर गेस करो, यहां पर ये गेस करो
कि ये जो वायर है इसके द्वारा वहां पर कितना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, किस तार पर, यहां पर कहीं भी कोई बिंदु ले लो, लेकिन इस तार के कारण इस पर कहीं पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालिए तो क्या करोगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, क्योंकि इससे आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हो। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, इससे आप चुंबकीय बल की दिशा भी निकाल लेते हो। ठीक है, तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 में क्या करना है, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, फिर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस ओर उंगलियों को रखना है, फिर उंगलियां जिस ओर कर्ल हो या जिस ओर मुड़े वही क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। भैया ऐसे रखोगे, ऐसे। अब चुंबकीय क्षेत्र यहां निकालना ना कि यहां निकालना, क्या ऐसे कह दो अंगूठा सर धारा की दिशा में है, ये देखिए, और उंगलियां भी तो हैं, तो उंगलियां इस तरफ रख दिए आप, चुंबकीय क्षेत्र यहां नहीं निकालना, इस तार की ओर बताना है, तो उंगलियों को उसी ओर रखिए। अब उंगलियों के घूमने की दिशा, उंगलियों घूमने की दिशा अंदर की ओर होगी, बाहर की ओर नहीं होगी। बाहर अगर जबरदस्ती करोगे उंगलियां टूट जाएंगी, फालतू में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसलिए परेशान ना हो। जहां पर उंगलियां मुड़ सकती हैं, उंगलियां किधर मुड़ेंगी, अंदर की ओर ही तो मुड़ेंगी, तो अंदर की ओर मुड़ेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वही उंगलियों के घूमने की दिशा। तो यहां पर देखो उंगलियां कहां घूम रही हैं, अंदर की ओर घूम रही, प्यारे बच्चों। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मैं क्रॉस निशान के द्वारा दिखा रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी प्यारे बच्चों, वो कैसी होगी, वो कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। अब इस पहले चालक के कारण है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मैं नाम दे रहा हूं B1। ठीक है, अब इसके कारण देखो, इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इस तार के कारण, इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, I2 वायर इधर, आपको इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, आप धारा की दिशा में अंगूठे को ऐसे रखेंगे। अब उंगलियां किधर मूव हो रही, बाहर की ओर, तो इस तार के कारण इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है प्यारे बच्चों, इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की ओर, तो हमें उसे इस निशान द्वारा दिखाते हैं, निशान द्वारा दिखा देंगे। इसका नाम जो मैं दे रहा हूं वो दे रहा हूं B2। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इन दोनों के जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए उनका मान, इसको मैंने B1 नाम दिया, इसको B2 नाम। अब जरा बायो सेवर्ट नियम से याद करिए कि किसी चालक, अनंत लंबाई के चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर कितना होता था, बायो सेवर्ट नियम से याद करिए। सभी को याद होगा, मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट नियम से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं, V1 बराबर क्या होता था, म्यू नॉट अपान में 2 पाई I अपान में R, I अपान में R, इस तार से R दूरी पर, इस तार से R दूरी पर। तो हम यहां पर बायो सेवर्ट नियम से ये लिख सकते हैं PQ तार द्वारा, PQ तार द्वारा RS तार में चुंबकीय क्षेत्र, RS तार में, यहां लिख दे रहा हूं, RS तार में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से देख लेना इस लैंग्वेज को, चुंबकीय क्षेत्र ये V1 बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई I अपान में R, म्यू नॉट अपान में 2 पाई I अपान में R होता है, तो यहां म्यू नॉट अपान में 2 पाई धारा पहले तार के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, उसी की वैल्यू को तो मैंने B1 लिखा है। तो B1 बराबर ये I1, क्योंकि I1 धारा के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। क्लियर है, ये इतनी चीज समझ में आ गई। तो हमें तो निकालना है इस चालक पर लगने वाला बल, तो हम यहां पर ये निकाल सकते हैं, तार आरएस पर V1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण, V1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल, तो बहुत आसान है डेरिवेशन इसका, लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, तो हम इसकी वैल्यू को F1 नाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम उस चालक के द्वारा इस पर बल नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि इस चालक के द्वारा इस पर बल निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो F1 की वैल्यू हो जाएगी, F1 इक्वल टू क्या, आप याद करिए, IBL साइन थीटा। चालक के लिए यही तो याद करते हो, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा।
अब यहां पर कहेंगे सर एल लंबाई भी नहीं मानी। अरे चालक की कितनी भी आप जो लंबाई लेना चाहो उस लंबाई को ले सकते हो। चालक की लंबाई मान लिया एल है आर एस की, इसकी भी लंबाई आप अलग से एल ही मान लो। दो समांतर बड़े समान आकार के चालक मान लो, तो समान आकार के मानोगे तो ज्यादा सही है, आपको ये नहीं मानना पड़ेगा L1 L2। धारा अलग अलग मानी है, अभी समान करके भी दिखा देंगे कि धारा अगर समान रूप से प्रवाहित हो रही हो तब क्या होगा, वो भी चीज क्लियर कर लेंगे। अब यहां पर F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है सर, इतना हमें पता है, ये तो कंफर्म है। तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये चालक इसके द्वारा यहां चुंबकीय क्षेत्र बना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में उठा के ये वायर ला के रख दिया। अब ये वायर ला के रख दिया, L लंबाई का है मान लो, L लंबाई का वायर है, तो इस पर क्या लगने लगा, चुंबकीय बल। क्यों? क्योंकि ये करंट कैरिंग है, धारावाही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और हमने ये सीखा है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा। लेकिन इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा, I2। इस यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B1 है, तो ये I2 B1 L साइन थीटा, I2 BL L साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, यही तो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इतनी बात तो पता है, ये क्रॉस निशान से क्लियर हो रही। अंदर की ओर मतलब बोर्ड के अंदर घुस जाओ, और धारा किधर, लंबाई किधर, ऊपर की ओर। तो आई और बी के बीच में, या कह लो चालक की लंबाई और बी के बीच, बी अंदर, चालक की लंबाई ऊपर, ऐसे है। ये मार्कर जो है अंदर की ओर है, और वो धारा ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अभी F1 इज इक्वल टू I2 BL B1 है L साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो अगले स्टेप में हमारे डेरिवेशन में क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू I2 B1 L। ठीक, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। I2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता सर, भाई मान थोड़ी दिया गया है, तो आंकिक ऐसे ही मान है कि I2 धारा प्रवाहित हो रही है I2 एम्पियर की। यहां पर B1 की वैल्यू क्या दी गई है, अभी आपने निकाला, म्यू नॉट अपान में 2 पाई I अपान में R, I1 अपान में R, ये लिखोगे I1 अपान में R। और ये इनटू में क्या, B1 की वैल्यू ये इतनी रखी, इनटू में क्या है, L है, टू में L रखो। तो यहां से प्यारे बच्चों जो लगने वाला, तारों के मध्य जो लगने वाला बल है, F इज इक्वल टू हम कह सकते हैं म्यू नॉट अपान में 2 पाई, म्यू नॉट अपान में 2 पाई, ये I1 I2 एक साथ लिख दीजिए, I1 I2 अपान में ये क्या है, स्मॉल r इनटू का L। ये इतने न्यूटन का चुंबकीय बल का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यूटन। इतने न्यूटन का एक तार के द्वारा दूसरे तार पर लगने वाले ये बल का मान है। क्लियर है? अब जरा देखिए दूसरा डेरिवेशन, इसी प्रकार जो है प्यारे बच्चों आपका दूसरे तार के कारण भी आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसी प्रकार दूसरे तार के लिए निकालें, इसी प्रकार आरएस तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2, ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्या माना, B2। यहां देख लीजिए, ये आरएस तार है, देखिए आर और एस ये नाम दिया है, इसके तार के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हुआ ये B2 बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 में रखे तार PQ, ये तार कौन सा है, ये PQ है। PQ पर लगने वाला बल, PQ पर लगने वाला बल
अगर समान लंबाई के लिए देखें, समान लंबाई एल लंबाई की उसकी भी तार लें, अनंत लंबाई के हम ले सकते हैं वायर, तो अनंत लंबाई की आप मान के चल रहे हो, लेकिन अगर एल लंबाई का लिया गया तो एल लंबाई की अभी एकांक लंबाई के लिए भी निकाल लेंगे, तो वो वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू प्यारे बच्चों म्यू नॉट अपान में 2 पाई, म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R इंटू जितनी चालक की लंबाई है L, I1 I2 अपान में R इंटू का L। यहां पर भी वही फार्मूला आएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, चाहो तो डेरिवेशन करके देख लो। आइए सिखा देते हैं डेरिवेशन। वहां पर क्या करोगे, फिर B2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल, यहां पर सोचो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो इस चालक पर लगने वाला बल किस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, B2 के कारण, तो यहां पर होगा I1, क्योंकि इसमें धारा कितनी I1 B2 L sin थीटा। यहां पर भी B2 और लंबाई L, B2 बाहर की ओर, लंबाई L ऐसे परपेंडिकुलर, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र और ये लंबाई ऊपर की ओर, तो परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री का, यहां पर भी बनेगा sin 90 की वैल्यू 1, ये B1 की जगह होगा B2 की वैल्यू में जो यहां पर I1 अपान में R है, क्योंकि इस तार के द्वारा यहां बन रहा है, तो इस तार में धारा कितनी I2, तो ये I2 अपान में R होगा, लेकिन यहां जो I2 दिख रहा है वो I1 होगा। वैल्यू रख के देख लीजिए, एकदम जैसे मान लो आपका होमवर्क है, इसी का आपको दूसरा प्रयोग कॉपी की तरह करना है, तो उसके लिए आप करके देख लीजिए, आपके डेरिवेशन में यही आएगा, आपके डेरिवेशन में यही आएगा। अगर चालक की एकांक लंबाई के लिए, ठीक है, यहां ध्यान से देखो, जो F इज इक्वल टू एल लिखा हुआ है ना, L को मैं इधर ले आ रहा हूं, L देख लीजिए ध्यान से, ये F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R इंटू का L को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, F अपान में L म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R। ये एक तरह से अब फार्मूले का सरलीकरण चल रहा है, उसे आसान बनाना, ठीक है, I1 I2 अपान में R ये बन गया। तो अगर हम चालक की एकांक लंबाई की बात करें, चालक की एकांक लंबाई के लिए, चालक की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लंबाई पर कार्यरत, एकांक लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा, अरे खुद से भी ट्राई कर लिया करो, क्या होगा, चालक की एकांक लंबाई पर इस स्थिति में L बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों F बराबर मिलेगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R। कहीं ये तो नहीं कि सर ये वाला फार्मूला ही नहीं अभी आपको समझ में आ रहा हो, कौन सा, ये वाला, अनंत लंबाई के कारण म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 अपान में R। अरे भाई ये बायो-सेवर्ट नियम से ये भी होता है कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई कहीं लिखा हो तो घबरा जाओ, 2I अपान में R, ये भी होता है, याद रखिएगा। क्यों, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा के लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्योंकि हमें वैल्यू पता होती है, ये याद रखिए। हम वैसे यहाँ पर लिख नहीं रहे क्योंकि हमें इसकी जरूरत इस तरह की है नहीं, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई, हाँ, तो आगे देखिए, तो हमें ये फार्मूला मिला F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपान में R। जब चालक में समान धारा प्रवाहित हो रही हो, जो चालक है प्यारे बच्चों उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही हो, समान धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब इस स्थिति में I1 बराबर I2 बराबर क्या होगा, एक कह लो I1 बराबर I2 और बराबर एक कोई मान मानो, जैसे I1 बराबर I2 के है, I2 बराबर I1 के है, तो इसके लिए एक वैल्यू मान लो ना, मतलब कोई एक ऐसा मान जो तो मैं I मान ले रहा हूं, I एम्पियर, ठीक है, I एम्पियर, ये हो जाएगा, ये यहां पर रखेंगे I स्क्वायर बन जाएगा, तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I स्क्वायर अपान में R, I स्क्वायर अपान में ये वैल्यू मिल, F इज इक्वल टू I स्क्वायर अपान में R, इतने न्यूटन का मान आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से एम्पियर की परिभाषा को भी बनाया जाता है। एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, 1 एम्पियर की परिभाषा वो इसी सूत्र से निकाली जाती है प्यारे बच्चों। जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो मात्रक तथा मापन,
तो वहां पर 1 मीटर की परिभाषा, 1 सेकंड की परिभाषा आपको सिखाई जाती है, सीजीएम घड़ी के कितने, 1 मीटर की कितनी लंबाई के लिए बताया जाता है। तो वहां पर ये जो 1 एम्पियर की परिभाषा आपको सिखाई जाती है वो यहीं से सिखाई जाती है। सोच लीजिए, कभी देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर की बुक उठाइएगा और इस परिभाषा को देखिएगा, वो वही यहां पर बताई गई है। 1 एम्पियर की परिभाषा को यहीं से बनाया जाता है। आइए समझते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, आइए 1 एम्पियर की परिभाषा हमें जो सीखना है वो 1 एम्पियर की परिभाषा सीखनी। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा। अब ये 1 एम्पियर की परिभाषा जो डिफिनीशन है 1 एम्पियर की, वो कैसे होगी, कैसे बता तो दिया सर, चलो उसके लिए कुछ मानना है हमें। क्या मानना है? यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, धारा कितनी प्रवाहित हो, अच्छा धारा कितनी प्रवाहित हो, 1 एम्पियर, धारा कितनी प्रवाहित हो, 1 एम्पियर। दोनों तार कितनी दूरी पर रखे हों, दोनों तारों के बीच की जो दूरी हो 1 एम्पियर। यहां दोनों तारों के जो बीच की दूरी R है, जो दोनों तारों के बीच की दूरी प्यारे बच्चों कितनी है, R है। इसकी वैल्यू कितनी मानो, 1। इसकी भी वैल्यू यहां पर 1 मान लो। दोनों तारों के बीच की दूरी R बराबर कितना, 1 मीटर, 1 मीटर। और क्या है इसमें, I है, R है, और कुछ तो हमें, ये तो म्यू नॉट अपान में 2 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपान में 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान से सीखिए, देखिए यहां पर, तो तब इसको समीकरण कोई नाम दे दिया जाए, तो समीकरण नंबर 1 दे दे रहे हैं। ठीक, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई, I को 1 माना है, अपान में R को भी 1 माना है, I का ये स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 1 तो कोई मतलब नहीं हुआ, इनको तो काम ही खत्म करो, है ना। ये 1 अपान में 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ये म्यू नॉट अपान में 2 पाई को प्यारे बच्चों हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इनटू का ये म्यू नॉट अपान में 2 पाई इंटू 2 है ना, तो 4 पाई बन जाएगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई। आप सभी को इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, F इक्वल टू होती है, ये 2 तो लिख दिया गुणे में, इस टोटल की वैल्यू होती है 10 की घात में -7, इतने न्यूटन, इतने न्यूटन। तो हम एम्पियर की परिभाषा क्या बनाएंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनाएंगे, हम कहेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो दो समांतर रखे धारावाही चालकों, जो समांतर धारावाही चालक 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर, क्योंकि R की वैल्यू क्या मानी है, 1, तो आपको चालकों के बीच की जो दूरी है वो R बराबर क्या, 1 मानी है। तो ये इसको भी स्पष्ट करना है, तो ये परिभाषा बन के, रटिए नहीं, परिभाषा को बना लीजिए। चलो हम बनाते हैं आपके साथ में मिल करके, और आप भी कॉपी पेन अगर लिए हो तो उसको बनाना साथ में, केवल देख के वीडियो फॉर्मेलिटी ना अदा करो, कुछ मेहनत आपके लिए चल रही तो आप भी मेहनत करिए। क्या है समझिए 1 एम्पियर की परिभाषा, तो 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर, जो 1 मीटर दूरी पर रखे, दूरी पर रखे, 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही, 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही चालकों, या तारों भी लिख सकते हैं, चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक, क्योंकि अभी एक लंबाई मानी थी L बराबर 1, तो प्रति एकांक लंबाई पर, नहीं उस सूत्र में, सोचिए इस सूत्र में, कहा जो अभी इसके पहले वाला,
इस सूत्र में एल होता जरूर, लेकिन एल को 1 मान लिया था प्रति एकांक लंबाई पर। वही तो चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन बल उत्पन्न करता है। न्यूटन 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 चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, ये लिख दीजिए। न्यूटन, यहां पर न्यूटन चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। बस हो गई डिफिनीशन। गजब सर, याद हो गया, रट लेंगे। आई एम बिकम ए टीपू सुल्तान। टीप के सर अभी अभी महान बनते हैं। 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समांतर धारावाही चालकों। उसी से डिफिनीशन है प्यारे बच्चों, इस चित्र को समझ लीजिएगा, इसी चित्र से बनाया गया। जो वैल्यू निकालते गए एकदम आसान सा है, डेरिवेशन बहुत ही आसान है, इससे डेरिवेशन आसान इस चैप्टर में था ही नहीं, ये समझ लीजिए। तो बहुत ही आसान डेरिवेशन था, ठीक है। डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा। और 1 एम्पियर की परिभाषा बच्चों याद रखना, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बताया। और ये क्या 1 माना गया, एफ की वैल्यू इतनी आई, मतलब 1 एम्पियर की ये आपको परिभाषा बतानी थी। तो 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर, दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समांतर धारावाही चालकों के की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। आगे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। आइए एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं हम, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। प्रश्न ठीक है। 2 समांतर धारावाही, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो समांतर धारावाही, छोटा सा प्रश्न है क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल्स की सीरीज लेकर के आएंगे तो उसमें जरूर प्रश्न रखेंगे, लेकिन इस जो डेरिवेशन इससे रिलेटेड एक प्रश्न हो ही जाए, अभी समय है। तो 2 समांतर धारावाही चालकों में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। सॉरी, तो समांतर धारावाही चालक, गलत हो गया। तो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे से ठीक है, 2 समांतर धारावाही चालक एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनकी लंबाई जो है प्यारे बच्चों वो 5 मीटर है। इनकी लंबाई 5 मीटर है तथा इनमें धारा, जो पहला तार है इनमें धारा क्रमशः 15 एम्पियर व 10 एम्पियर 15 एम्पियर व 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। की धारा, इनमें धारा क्रमशः, धारा पहले वो लिख ही चुके हो कि धारा लिख लो। अच्छा, धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो चुंबकीय बल की गणना कीजिए। चलिए जल्दी से सवाल खुद से ट्राई कीजिए। चुंबकीय बल की गणना कीजिए। हलवा टाइप का सवाल है, खाना नहीं खाली, ठीक है। सवाल को हल करके बता दीजिए। चुंबकीय बल की गणना कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे?
आपके लिए प्रश्न दिया गया एकदम हलवा टाइप का है, बस हलवा जैसा समझ के खा नहीं जाना, आसान सा प्रश्न है। चलिए सॉल्व हल कर लेते हैं। कैसा प्रश्न है कि F इज इक्वल टू, हमें वही सूत्र अप्लाई करना है, म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R इंटू का L। याद करिए फार्मूला, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R इंटू L। तो हमें यहाँ पर यही अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R इंटू का L। चलो अप्लाई करो, यहाँ दिया गया है जो जो, वो लिख लो चाहो तो साइड में, ये क्योंकि सबसे जरूरी है, दिया है। अभी हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको एक वीडियो बना के भेज देंगे कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या जरूरी होता है, वैसे आप लोगों को हमने बता रखा है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको सब कुछ बताया गया है, तो वो चीज़ें आप क्लियर रखा करें, ठीक। और बाकी मैं पूरी उस स्ट्रेटजी को बता दूंगा कि न्यूमेरिकल के लिए हमेशा क्या है, ये तो दिए गए सारी वैल्यू दी गई, कभी ऐसे प्रश्न होते हैं जो दूसरे फार्मूले को भी पहले रख करके लगाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तो वो इंटरप्रिटेशन का काम हो जाता है। आपका मस्तिष्क कितना वर्क करता है वो है प्रैक्टिस से आप उस इंटरप्रिटेशन के वर्क को सुधार सकते हैं। दिया क्या गया है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो दिया गया है 5 मीटर इनके बीच की दूरी है, तो r बराबर 5 मीटर, ठीक है, r बराबर 5 मीटर। जो इनकी लंबाई दी गई है, सॉरी r बराबर 2 मीटर दिया गया ना, r बराबर 2 मीटर, r बराबर 2 मीटर, और l बराबर कितना दिया गया, इनकी लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर ये लंबाई होगी, l की वैल्यू 5 मीटर, r की वैल्यू 2 मीटर, क्योंकि दोनों तारों के बीच की दूरी r होल वैल्यू थी, तो 2 मीटर की दूरी पर है रखे हैं, ठीक है, ये दो जो धारावाही चालक हैं। और इनमें क्रमशः तो I1 बराबर 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और I2 बराबर जो कह रहे हैं वो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करते हैं। तो F इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई है ना, इसको मैं 2 से और 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2 इंटू म्यू नॉट अपान में क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। इसको ध्यान से समझ लेना, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 नीचे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया, ये इतना हो गया। I1 I2 कितना है, I1 I2 कितना है, I1 है 15, I2 है 10 बटे R कितना है 2 है, इंटू L कितना है 5 है। चलो ठीक है, 2 से 2 बर्बाद हो गया। म्यू नॉट अपान में 4 पाई कितनी वैल्यू होती है, तो 10 की पावर में 7, सॉरी 10 की पावर में माइनस का 7, इसकी टोटल वैल्यू 10 की पावर में माइनस 7 इंटू का ये क्या 15, अब गुड़ाई करा दो, 15 पची 75 हो गए, 75 गुड़े ये कितना 10। अब ये 10 इसकी एक घात खा जाएंगे, मतलब ये 10 का प्लस का 1 घात है, यहाँ माइनस के साथ है, तो यहाँ बनेगा 75 गुड़े 10 की घात में माइनस का 6 बचेगा, 10 की घात में माइनस का 6, 10 की घात में माइनस के 6 न्यूटन। F बराबर यही आंसर हो जाएगा। और क्योंकि हमें कैसा लिखना होता है, सार्थक अंकों तक लिखना होता है, सार्थक अंक यहाँ पर मान न बदले, 2 अंकों तक कोटि मान बनाना होता है। इसके लिए देखो 10 की घातों में प्रदर्शित करने के लिए अधिकतम 1 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, 7.5 करना है, तो इसके लिए ऊपर की घात बढ़ जाती है प्लस में, तो प्लस में तो ये कम हो जाएगा 7.5 गुणे 10 की घात में माइनस का 5 न्यूटन, माइनस का 5 न्यूटन, ये वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों, यही आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर। तो बहुत आसान से प्रश्न आते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, इन प्रश्नों को लगाना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल बहुत आसान था, ये डेरिवेशन आप देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। दो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुई, उनके वजह से इस चालक के कारण इस पर बल, इस चालक के कारण इस पर बल, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाहित हो रही है इसलिए दोनों में बल लग रहा है, क्योंकि किसी के भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चालक रखा जा रहा है तो वो धारावाही चालक है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा होगा, बस चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग बदला हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेशन बहुत आसान था, उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट 1, न्यूमेरिकल पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व।
चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व एवं द्रव्य, या कह लो चुंबकत्व एवं पृथ्वी का चुंबक, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण तथा पृथ्वी का चुंबकत्व, ऐसा भी पुस्तकों में नाम दिया गया है। ठीक है, नगीन प्रकाशन में ऐसा भी नाम लिखा हुआ, चुंबकीय आघूर्ण तथा पृथ्वी का चुंबकत्व, मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय आघूर्ण, जिसमें हम लोग चल कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी, साइक्लोट्रॉन, ये सब पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन को वैसे यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, बट मैं साइक्लोट्रॉन को अब वहीं पर पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि और या तो हो सकेगा तो मैं इसके आगे एक लेक्चर ला करके साइक्लोट्रॉन की पूरी गतिविधि एक लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक वही खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।